इमरान के चेहरे पर यकदम सुर्खी छा गई। उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसके मुंह से अजीब सी जबान के अल्फाज निकल रहे थे। हर लम्हे उसकी उछल कूद में इजाफा होता चला गया। दरअसल वो ब्लैक जीरो को अंगूठी के ट्रांसमीटर के जरिए कोड वर्ड्स में हिदायत दे रहा था। जब ब्लैक जीरो को हिदायत दे चुका तो उसने ब्लैक जीरो को हिदायत की कि वो बतौर X2 सफ्तर को ट्रांसमीटर पर हिदायत दे दे कि दो आदमियों के बाद उन्होंने किस तरह काम करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत सुस्त होती गईं और फिर वो इत्मीनान से जमीन पर नीम मदहोशी की हालत में लेट गया। सारी टीम इंतहाई हैरत से इमरान की हरकत को देख रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान क्या कर रहा है। अचानक सफदर की घड़ी में लगे हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और सफदर हैरान रह गया कि किसकी कॉल होगी। सफदर ने आहिस्ता से कहा, हेलो हेलो, सफदर स्पीकिंग। X2 की मानूस आवाज उभरी। X2। सफदर के चेहरे पर यकदम खुशी के आसार फैल गए। यस सर। X2 बोला, क्या हालात हैं? सफदर ने कहा, सर हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। फिर सफदर ने उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया। X2 बोला, देखो मैं तुम्हारे नजदीक हूँ। फिर X2 ने शर्त के मुतालिक सफदर को तफसील से बताया। फिर कहा कि सब साथी चौकन्ने हो जाएं। जब 2 आदमी खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद 5 आदमियों को तुमने मशीन गन से खत्म करना है। लेकिन होशियार होकर मिस्टर सफदर, तुम्हारी जरा सी गलती से इमरान की जान चली जाएगी। ओके, ओवर एंड ऑल। और सफदर ने तमाम साथियों को X2 की कॉल के मुतालिक बताया। सब ने यह सुनकर खुशी का इजहार किया। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो इस सिचुएशन पर काबू पा जाएंगे। सफदर ने मशीन गन चेक करके संभाली। इतनी देर में एक जंगली बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए इमरान के सिर पर पहुंच गया। उसने कुल्हाड़ा मारने के लिए उठाया। हर तरफ खामोशी छा गई। सब दम बखुद थे कि न जाने आइंदा क्या होगा। अभी जंगली अच्छी तरह कुल्हाड़ा संभाल भी न सका था कि जंगली की खोपड़ी फजा में रेजा रेजा होकर बिखर गई और वो कुल्हाड़े समेत जमीन पर मुर्दा होकर गिर गया। तमाम जवियों की डर के मारे चीखें निकल गईं। तमाम पार्टी हैरान थी कि ये फायर कहां से हुआ है, क्योंकि फायर अचानक हुआ था। ये तो वो अच्छी तरह समझ गए थे कि फायर यकीनन X2 की तरफ से हुआ होगा और साइलेंसर लगी राइफल से किया गया होगा। सरदार के इशारे से 2 और जंगली कुल्हाड़े संभाले आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी फुर्ती से इमरान पर वार करना चाहा, लेकिन वार करने से पहले ही उनके दिल में रंगीन सुराख हो गए और वो जमीन पर गिर गए। चंद लम्हे के बाद वो दोनों जंगली मुर्दा थे। जंगलियों की एक बार फिर चीखें निकल गईं। अब वो खौफजदा थे। उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स जरूर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुल्हाड़ी मारने वाले किस तरह मर जाते। अब तो सरदार के चेहरे पर भी खौफ की परछाइयां नजर आने लगी, लेकिन उसने 3 और जंगलियों को इशारा किया। वो डरते डरते आगे बढ़े। अब सफदर तैयार हो गया। इमरान ने सरदार से कहा, अब मेरे साथी जादूगरी दिखाएंगे। चुनाचे सरदार के इशारे से 3 आदमी आगे बढ़े। अभी वो इमरान के नजदीक भी नहीं पहुंचे थे। यकदम रिट रिट की मखसूस आवाज उभरी और 3 के 3 जमीन पर तड़पने लगे। सरदार ने खड़े होकर इमरान और उसके साथियों की जादूगरी को तस्लीम कर लिया। सरदार ने इमरान को खुद उठाया और फिर उनके सामने जंगली ताजीम से झुक गए। वो उनके नजदीक आने से भी खौफजदा थे। अब पूरी टीम को अच्छी झोंपड़ी में रखा गया। उनकी खूब अच्छी तरह मेहमान नवाजी की गई और फिर दूसरे दिन उन्हें वहशी अपनी सरहद से पार छोड़ गए। बूनी कबीले से बचकर निकल आने पर सब खुश थे। इमरान ने अपनी सलाहियतों का लोहा एक बार फिर मनवा लिया। X2 अब उनसे आगे आगे था। काफी चक्कर लगाने के बाद अब वो सही समत पर आ गए थे। ब्लैक जीरो के नक्शे के मुताबिक माकाजोंगा का हेडक्वार्टर सिर्फ 4 दिन की मुसाफत पर था, क्योंकि इमरान के अंदाजे के मुताबिक माकाजोंगा का हेडक्वार्टर खजदार कबीले के आसपास ही था और खजदार कबीला यहाँ से 3 दिन की मुसाफत पर था। उन्होंने खजदार कबीले से भी बचकर निकलना था, क्योंकि खजदार कबीले में भी कुछ कम वैशी और खतरनाक न थे। चुनाचे 3 दिन तक वो चलते रहे। तीसरे दिन वो खजदार कबीले की सरहद से तकरीबन 2 मील परे से आगे निकल गए और जब उन्होंने खजदार कबीले को पीछे छोड़ दिया तो सब ने इत्मीनान का सांस लिया। तकरीबन 2 दिन और चलने के बाद वो जंगल में दूर दूर तक फैले हुए एक वसी और अरीज मैदान के सिरे पर पहुंचे। उस मैदान में दरख्तों की बजाय झाड़ियां थीं। ब्लैक जीरो उनसे 1 दिन पहले यहां पहुंच चुका था, इसलिए जब ट्रांसमीटर पर उसने इमरान को उस मैदान के मुतल्लिक बताया तो इमरान समझ गया कि यही उनकी मंजिल मकसूद है। लेकिन उस मैदान में दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। तनवीर ने मैदान को देखते हुए कहा, यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं। इमरान ने चोट की, जानवर तो हैं। तनवीर बोला, तुम खुद जानवर, मेरे साथ बात करते हुए जबान को काबू में रखा करो। इमरान बोला, लो अब जबान भी संभाल कर रखते हो। जबान न हुई कोहिनूर हीरा हो गया। कैप्टन शकील ने दखलंदाजी की, बोला, मेरा ख्याल है कि अभी माकाजोंगा का हेडक्वार्टर दूर होगा। इमरान ने चैलेंज करते हुए कहा,
मैं साबित कर सकता हूं कि यही मैदान माका जोंगा का हेडक्वार्टर है। सफदर ने पूछा, किस तरह? इमरान बोला, ये देखो, जमीन पर फौजी बूटों के निशान हैं। अब बताओ भला, जंगली जानवर या वैशी लोग फौजी बूट पहने फिरते हैं? इमरान की ये बात सुनकर सब लोग झुककर गौर से फौजी बूट के एक मध्यम निशान को देखने लगे। अब सबको इमरान की बात का कायल होना पड़ा। कैप्टन शकील ने ख्याल पेश किया, तो फिर ये हेडक्वार्टर जमीन दोज होगा। इमरान ने तहसीन आमेज जवाब दिया, बिल्कुल ठीक समझे। तनवीर झुंझला गया, लेकिन इसका रास्ता कहाँ होगा? सफदर ने कहा, लेकिन अगर यही हेडक्वार्टर है तो यकीनन पहरे का भी इंतजाम किया गया होगा। नाशाद ने कहा, तो इसका मतलब है कि हम लोग देखे जा चुके हैं। इमरान ने कहा, यकीनन। तनवीर ने कहा, लेकिन अब तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, न जाने इसमें क्या मसलहत है। बहरहाल हमें उनके हेडक्वार्टर का रास्ता ढूंढना है। सब लोग दो दो की टोलियों में बढ़ जाओ और फिर इधर उधर फिर कर रास्ते पर गौर करो। वो सब दो दो की टोलियों में हट कर इधर उधर फिरने लगे। इमरान और जोसेफ एक तरफ थे, कहीं भी कोई रखना नजर नहीं आ रहा था। दोपहर तक सब लोग ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता न चला। दोपहर को सब लोग जंगल में वापस चले गए। उन्होंने वहां जाकर कैंप लगाया और सस्ताने लगे। अचानक शोर सा महसूस हुआ और फिर देखते ही देखते उनका कैंप मशीन गनों की जद में था। न जाने कहां से सिपाही टपक पड़े थे। उनके जिस्मों पर बाकायदा वर्दियां थीं और वो हाथों में जदीद तर्ज की मशीन गन्ने लिए हुए थे। उन लोगों को संभलने का मौका न मिला और वो गिरफ्तार कर लिए गए। यकीनन ये माका जोंगा के एजेंट थे। वो उन सबको नर्दे में लेकर मैदान की तरफ चले। एक जगह जाकर उन्होंने एक झाड़ी को हिलाया तो जमीन फट गई। उसमें रास्ता नजर आने लगा। वहां हर सिपाही पर एक सिपाही गन लिए खड़ा था। उन सबको उन सीढ़ियों के जरिए नीचे ले जाया गया। अंदर वाकई एक अलहदा दुनिया थी, एक जदीद तरीन शहर। सब लोग ये इंतजामात देख कर हैरान रह गए। उनके तसव्वुर में ही नहीं आ सकता था कि माका जोंगा का हेडक्वार्टर इतना वसीउ अरीज और इतना जदीद हो सकता है। बहुत बड़े बड़े हॉल, कमरे, गैलरियां, उनमें बाकायदा इलेक्ट्रिक नस्ब था और वहां घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। इमरान और उसकी टीम को लेकर ये लोग एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचे और हॉल को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो लोग अल्फ लैला के किसी माहौल में आ गए हों। हर चीज कदीम तर्ज माशरत की और इंतहाई पुरतकल्लुफ थी। उन्हें हॉल के दरमियान में खड़ा कर दिया गया। वो लोग हैरान नजरों से हॉल को देख रहे थे। अचानक दीवारों में से आवाज आई, तुम लोग माका जोंगा को तबाह करने आए थे, अब देखो क्या उसे वाकई तबाह कर सकते हो? इमरान ने जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। आवाज आई, वो किस तरह? इमरान ने हिमाकत आमेज लहजे में कहा, मेरे पास अलादीन का चिराग वाला जिन है जो 1 मिनट में हर चीज तबाह कर सकता है। आवाज आई, हम तुम्हारे मजाक की दाद देते हैं कि तुम इस हालत में भी मजाक कर सकते हो नौजवान। तुम्हारा लीडर कौन है? इमरान ने कहा, मैं हूं। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला और चंद सिपाही मशीन गन्ने लिए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इमरान के सिवा बाकी सबको वापस चलने का इशारा किया। इमरान वहीं खड़ा रह गया और बाकी सब लोग वापस चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक शख्स इमरान को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे में तारीकी छाई हुई थी, सिर्फ 2 आदमियों की शबीह नजर आ रही थी। आवाज उभरी, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज यकीनन उन 2 में से किसी एक की होगी। इमरान ने कहा, मौलवी फजलुद्दीन। लहजा बेहद करख्त हो गया, सही नाम बताओ। इमरान बोला, सही नाम का तो मेरे बाप को भी नहीं पता। आवाज आई, क्या मतलब? इमरान ने कहा, मतलब ये कि यही मेरा नाम है। अब चाहे इसके हिज्जे गलत हैं या ठीक, जैसा आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इसके सही का इल्म तो मेरे बाप को भी नहीं। अगर उसे होता तो वो यकीनन उसे सही कर देता। फिर संजीदा होकर कहा, मेरे भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ? आवाज आई, तुम मजाक कर रहे हो? इमरान ने कहा, नहीं जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आवाज आई, तो तुम्हारा सही नाम मौलवी फजलुद्दीन है? इमरान बोला, जी अल्लाह के फजल से। पूछा गया, तुम किस मुल्क के एजेंट हो? इमरान बोला, तौबा करो जी, मैं और एजेंट? मैं तो एक मामूली सा सिपाही हूँ जिसे उन्होंने बतौर मजदूर इन लोगों के साथ भेज दिया है। आवाज आई, झूठ बोलते हो, हम अभी सब कुछ पता कर लेते हैं। तुम माका जोंगा से कुछ नहीं छुपा सकते। इमरान ने कहा, आप में माका कौन है और जोंगा कौन है? दाएं तरफ वाले ने कहा, मैं माका हूँ और ये जोंगा। इमरान बोला, तो फिर इसका मतलब है माका ज्यादा अजीम है क्योंकि वो दाएं तरफ बैठा है। आवाज आई, नहीं, मैं इससे ज्यादा अजीम हूँ, इसका नंबर मेरे बाद है। इमरान ने जोरदार कह कहा मारा, फिर कहने लगा, मैंने तो दुनिया में पहली बार तमाशा देखा है। जो ज्यादा अजीम है उसका नाम बाद में और जो कम अजीम है उसका नाम शुरू में। माका बोला, तुम हमें आपस में लड़वाना चाहते हो? इमरान ने मासूमियत से कहा, जी मजा तो बहुत आएगा। माका ने घंटी बजाई। 2 अशखास मशीन गन संभाले अंदर आए। वो बोला, इसे ले जाओ और इसे मशीन नंबर 2 में टेस्ट करो। वो दोनों इमरान को लेकर बाहर निकल लिए। वो उसे लिए हुए एक और कमरे में आए। यहाँ एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसके दरमियान एक कुर्सी रखी हुई थी। सामने एक बड़ी स्क्रीन थी। उन दोनों ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। इमरान बोला, क्या मेरी हजामत बड़ी हुई है?
एक बोला क्या मतलब? इमरान ने कहा कमाल है यार, सब ही बुद्धू हो, मतलब कोई भी नहीं समझता। क्या ये बार्बर शॉप है? मुझे तो मशीन और कुर्सी किसी नाई की मालूम होती है, देखो मेरी क्रू कट बनाना। वो दोनों हंसने लगे। उनमें से एक बोला फिक्र न करो, अभी सब कुछ बता दोगे, फिर पूछूंगा आटे दाल का भाव। इमरान बोला अभी पूछ लो, आटा बड़ा महंगा है, 40 रुपए का किलो और दाल 120 रुपए। दोनों एक बार फिर हंसने लगे। अब उन्होंने एक लोहे की टोपी इमरान के सर पर डाल दी। इमरान अपने सर को नहीं हिला सकता था। उनमें से एक ने मशीन को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर हल्की हल्की सी लहरें कूदने लगी। तुम्हारा नाम? इमरान को ऐसे महसूस हुआ जैसे दूर से आवाज आई है, और फिर इमरान के दिमाग में खलबली सी मचने लगी। उसके दिमाग से खुद ब खुद अल्फाज निकलने लगे, लेकिन उसने अपनी तमाम कुव्वत इरादी को बरूए कार लाते हुए उन्हें रोका, और स्क्रीन पर लहरें जोर जोर से कूदने लगी। और फिर उसने अपने दिमाग को ब्लैंक किया। हर किस्म का ख्याल उसने अपनी कुव्वत इरादी से निकाल फेंका। चुनाचे उसका नतीजा ये हुआ कि स्क्रीन बिल्कुल साफ थी। उन्होंने और भी बहुत से सवालात पूछे, लेकिन इमरान की बेइंतहा ताकतवर कुव्वत इरादी काम कर गई और स्क्रीन साफ रहा। इमरान को इस जद्दोजहद में पूरी दिमागी ताकतें काम में लानी पड़ी। चुनाचे आखिरकार उन दोनों ने थक हार कर उसे कुर्सी से उठा लिया। एक बोला बड़े सख्त जान हो यार। दूसरा बोला कमाल है भाई, ये पहला शख्स है जिसने इस मशीन को नाकाम बना दिया। यहाँ तो बड़े बड़े सख्त जान भी मोम होकर पिघल जाते हैं। और फिर वो दोनों इमरान को एक कमरे के पास ले गए और उसे धकेल दिया, जहां इमरान के सब साथी मौजूद थे। उस पे सबको वाकया बताया और वो आइंदा के लिए लाहे अमल पर गौर करने लगे। कोई 1 घंटे के बाद एक बार फिर तलबी हुई। इस बार उन्हें एक वसी कमरे में ले जाया गया। कमरे में ले जाने से पहले उनकी मुकम्मल तलाशी ली गई। सिगरेट तक छीन लिए गए। यहाँ एक बहुत बड़ी मेज के सामने 2 अशखास जो यकीनन यूरोपी थे बैठे हुए थे। इमरान समझ गया कि उनमें से एक माका है और दूसरा जोंगा। इमरान ने नारा लगाया, हेलो माका जोंगा। सब मेंबर चौंक कर उन दोनों को देखने लगे। वो बोले तमीज से बात करो, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। जोंगा ने सवाल किया, अब तो अपना सही नाम बता दो। इमरान ने कहा, मौलवी फजलदी। इमरान के साथियों में से एक की आवाज उभरी, नहीं जनाब, इसका असली नाम अली इमरान है। सब चौंक कर उधर देखने लगे। इमरान भी हैरान होकर देखने लगा। ये आवाज कैप्टन शकील की थी। माका के इशारे से कैप्टन शकील को आगे ले जाया गया। सारे मेंबर कैप्टन शकील की गद्दारी से खौल उठे। उनका बस नहीं चलता था कि वो कैप्टन शकील की बोटियां उड़ा दे। माका ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, जी मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? वो बोला, मेरा नाम कैप्टन शकील है। माका ने कहा, कैप्टन शकील, तुम हमें ये सब कुछ खुद ब खुद क्यों बता रहे हो? हालांकि सीक्रेट सर्विस एजेंट तो बड़े सख्त जान होते हैं। शकील बोला, जी हाँ, दरअसल मैं शुरू से ही माका जोंगा का हम ख्याल हूँ। मैं माका जोंगा के मकासद से हम आहंगी रखता हूँ। मेरे मुल्क की मौजूदा हुकूमत इंतहाई निकम्मी और जालिम है, और अब सिर्फ माका जोंगा ही हमें उस हुकूमत से निजात दिला सकते हैं। माका ने कहा, लेकिन तुमने कभी हमारे साथ राब्ता कायम नहीं किया। शकील बोला, दरअसल मैं मौके के इंतजार में था कि मैं किसी तरह हेडक्वार्टर में पहुंच जाऊं तो सही पोजीशन अर्ज करूं, वरना मुझ पर कोई एतबार न करता। जोंगा ने कहा, अगर अब भी हम तुम पर एतबार न करें तो? कैप्टन शकील ने कहा, तो ये मेरी बदकिस्मती है। आप मेरा हर किस्म का टेस्ट ले लें, मैं आपका वफादार रहूंगा। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? कैप्टन शकील ने कहा, X2। वो बोला, X2? तुम X2 के मातहत हो? कैप्टन शकील ने कहा, जी हाँ। पूछा, X2 कौन है? कैप्टन शकील ने कहा, जी मुझे इल्म नहीं, X2 के मुताल्लिक कोई भी नहीं बता सकता, यकीन जानिए। माका ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा ये तुम्हारा लीडर है? कैप्टन शकील ने कहा, जी हाँ। माका ने पूछा, ये कैसा आदमी है? कैप्टन शकील बोला, ये इंतहाई खतरनाक और चालाक आदमी है। अगर आपने इसको काबू में न किया तो आपका हेडक्वार्टर चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कैप्टन शकील से बाकी मेंबरों के मुताल्लिक पूछा और कैप्टन शकील ने सब कुछ माका जोंगा को सच सच बता दिया। माका ने कहा, देखो नौजवान, हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हुए हैं। हमें यकीन हो गया है कि तुम हमेशा वफादार रहोगे, क्योंकि हम इमरान और तुम सब के मुताल्लिक अच्छी तरह जानते हैं। हम तुम्हें अपने खास कैबिनेट का मुशीर मुकर्रर करते हैं। आज से तुम हमारे बाद 15वें नंबर पर होगे। और हाँ, इनको क्या सजा दी जाए? कैप्टन शकील ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, फौरन कत्ल कर दिया जाए। सफदर, तनवीर, नाशाद और जोसेफ का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उनका बस नहीं चलता था कि वो कैप्टन शकील को किस तरह खत्म करें। माका ने कहा, कैप्टन शकील, तुम्हारा मशवरा दुरुस्त है, लेकिन अभी इस पार्टी से खुफिया सरकारी राज उगलवाने हैं, इसलिए इनका फैसला सोच समझकर तमाम मेंबरान की रजामंदी से करेंगे। कैप्टन शकील ने उनसे कहा, सर एक अर्ज है। पूछा, क्या बात है? कैप्टन शकील ने कहा, सर पार्टी की एक एजेंट मिस जूलिया
आपके पास है। आपने उसे न्यूयॉर्क से अगवा करवाया था, वो आपके पास ही है। माका ने कहा, हाँ हाँ, वो लड़की हमारे पास है। कैप्टन शकील ने कहा, जनाब मैं शुरू से ही उससे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी? आप उसे मुझे बख्श दें, मैं उससे शादी करूंगा। माका ने कहा, अच्छा, हम गौर करेंगे। इमरान समेत टीम के सारे मेंबर यहाँ कानों में मजदूरी कर रहे थे। उन पर सख्त निगरानी की जाती थी, जरा सी गफलत से उन्हें सख्त सजा दी जाती। जोसेफ गरीब का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि उसे मिकदार के मुताबिक शराब नहीं मिल रही थी। ये कानें सोने की थीं, जिनसे सोना निकाल कर साइंसी मशीनें मंगवाई जाती थीं ताकि दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाए। उस हेडक्वार्टर में दिन रात सैकड़ों साइंसदान काम करते थे ताकि नई नई मशीनें ईजाद करें। उस शहर की आबादी तमाम तर तकरीब पसंदों पर मुश्तमिल थी। सिर्फ मजदूर ऐसे थे जो पकड़ कर लाए गए थे। कैप्टन शकील 2 बार यहाँ आकर उन्हें चेक कर गया था। उन्हें यहीं काम करते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाता और उस कोठरी के बाहर जबरदस्त पहरा होता। आज रात जैसे ही उन्हें कोठरी में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया, इमरान उठ खड़ा हुआ। उसने सफदर को इशारा किया और दोनों ने अपनी पिंडलियों से बंधे हुए औजार निकाले जो वो सुबह कान से छुपा कर ले आए थे। रात ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सुरंग खोद कर कोठरी से बाहर निकल जाएंगे। चुनाचे उन्होंने उन औजारों से सुरंग खोदनी शुरू कर दी। सारी रात काम होता रहा। आखिर सुबह तक वो एक सुरंग खोदने में कामयाब हो गए। उनकी इतनी जल्दी कामयाबी की वजह यह थी कि जमीन बड़ी नरम थी। सुबह को वो फिर काम पर चले गए। अचानक इमरान की अंगूठी वाले ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान पेशाब करने के बहाने एक तरफ ओट में चला गया। कॉल ब्लैक जीरो की थी। ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि कैप्टन शकील ने उसे रात कॉल किया था कि उसने अपनी हिकमत अमली से उनका एतबार हासिल कर लिया है। उसने जूलिया को भी आज़ाद करा लिया है और उसे सब कुछ बताकर अपने साथ रख लिया है। उसने उस जगह के मुताल्लिक काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर ली हैं। उसके कहने के मुताबिक यहाँ का अहम हिस्सा पावर प्लांट है, जिससे यहाँ का तमाम निज़ाम चल रहा है। पावर प्लांट किसी तरह तबाह कर दें तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको तबाह करने से पहले हमें यहाँ से निकल जाने वाले रास्ते पर निगरानी करनी पड़ेगी। इमरान ने उसे बताया कि उसे पहले ही इल्म था कि कैप्टन शकील जानबूझकर उन्हें सब कुछ बतला रहा है ताकि उनका एतबार हासिल करे, और वो वाकई उसमें कामयाब भी रहा। इमरान ने उसे सुरंग के मुताल्लिक भी बताया और उसे कहा कि वो कैप्टन शकील को हिदायत करे कि वो रात को हमारी कोठरी के शुमाली वीरान हिस्से में कोठरी से तकरीबन 200 गज दूर आ जाए। हम उसे वहीं मिलेंगे। चुनाचे रात को वहां इमरान सफ्दर और कैप्टन शकील की मुलाकात हुई। कैप्टन शकील ने उसे सब कुछ तफसील से बताया। उसने कहा कि मैं अनकरीब उनके एक खास आदमी को जो मेरे ओहदे के बराबर है यहाँ धोखे से ले आऊंगा, तो मुझे खत्म करके उसका मेकअप कर लेना और अपना मेकअप उस पर कर देना।